शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यह हमारा 8वां वीडियो है। विद्यालय शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ क्या होता है। विद्यालय में जो व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है उसका मतलब होता है रोजगार परक शिक्षा। न तो उसको व्यवसायिक अनुभव प्रदान किया जाता है कि आप व्यवसाय में क्या अनुभव रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। पैसे शिक्षा से भी कोई मतलब नहीं है और प्रौद्योगिकी शिक्षा से भी मतलब नहीं है। व्यवसायिक शिक्षा से मतलब है कि रोजगार परक शिक्षा दी जाए, उसका मतलब होता है व्यवसायिक शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा जैसे ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं, और पारंपरिक शिक्षा जो हमारे स्कूलों में होती है, इसमें किस बिंदु पर भेद नहीं होता। शिक्षण संस्थाओं के संजाल में भेद होता है, कक्षागत व्याख्यान में भेद होता है, सभी को प्रवेश होता है, इसमें भी भेद है। लेकिन छात्र सहायता केंद्र में कोई भेद नहीं होता। छात्रों की सहायता वहां भी वैसे ही की जाती है और यहां भी की जाती है। जनतांत्रिक शिक्षण में निर्णय लेने का उपागम है। विशेषज्ञों से परामर्श लेकर यदि निर्णय लिया जाए तो उसमें जनतांत्रिक या लोकतंत्र कैसे रहा। दूसरा, विद्यार्थियों और अनुभवी शिक्षकों में अंतःक्रिया से जो निर्णय लिया गया, जी हाँ, वही लोकतंत्र है या वही जनतंत्र है। आपस में बात करके, एक दूसरे से वाद विवाद करके जो निर्णय लिया गया वो जनतांत्रिक शिक्षण है। तो इसका यही सही उत्तर है। विद्यार्थियों की मुक्त इच्छा होगी तो फिर जनतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि इसमें शिक्षक शामिल नहीं है। शिक्षकों की सलाह से लिया गया तो फिर जनतंत्र नहीं है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए ये पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें खेल खेल में बच्चे सीखते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाते हैं और ये प्राथमिक कक्षाओं में या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में लागू होते हैं। एक सफल अध्यापक का मानदंड नहीं है। कौन सा नहीं हो सकता। सहभागिता होगी, अनुशासन होगा, अंतःक्रिया होगी, लेकिन मौजियापन यानी मनोरंजनात्मक अध्यापक का कर्तव्य नहीं है कि मनोरंजन करे। अगला, निबंधात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या समानता है। निबंधात्मक परीक्षण यानी ऐसे सवाल जैसे बच्चों को 200 शब्दों में उत्तर लिखना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऐसे सवाल जिसमें 4 ऑप्शन है और आपको उसमें से एक सही करना है। दोनों की अपनी खूबियां हैं, अपनी दोनों की कमियां हैं। जो 4 ऑप्शंस वाले उत्तर है, इसमें हम बच्चे का पूरा ज्ञान चेक नहीं कर पाते। किसी ने तुक्के से उत्तर मार दिया तो सही हो जाएगा, लेकिन 200 शब्दों का उत्तर है तो उसमें हम बच्चे में काफी सारी चीजें जान पाते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो निबंधात्मक परीक्षण में और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में समानता क्या है। वस्तुनिष्ठता में समानता है, जी नहीं। गणना पद्धति में समानता है, जी नहीं। व्यवहारिकता और उपयोगिता में इसमें भी समानता नहीं है। उपलब्धि परीक्षण करना, हाँ, ये दोनों का काम है। दोनों उपलब्धि परीक्षण का कार्य करते हैं, इसलिए ये सही उत्तर है। किसी कार्य करने के प्रति निष्ठा एक उद्देश्य है। कार्य को करने के प्रति निष्ठा, देखो, स्तर ज्ञान के 3 हो गए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। ये ज्ञान के 3 स्तर है। इसमें कार्य के प्रति यदि निष्ठा है तो वो एक भाव हुआ। किसी के प्रति निष्ठा होना एक भाव है, तो इसका उद्देश्य है भावात्मक स्तर। अगला, सृजनात्मक चिंतन कौन सा नहीं है। स्वतंत्र विचार, बच्चे को खुद को विचार करने दो, सोचने दो वो क्या सोच रहा है, इसका मतलब सृजन हो रहा है। उत्सुकता है, कोई चीज कैसे बनी, क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तो इसमें भी सृजन है। तथ्य आधारित ज्ञान, इसमें सृजन नहीं होता। जोखिम उठाने में भी जैसे सृजन नहीं है, या हो भी सकता है, लेकिन इसका सृजनात्मक चिंतन से ज्यादा संबंध नहीं है। तथ्य आधारित ज्ञान सृजनात्मक चिंतन नहीं है। तथ्य आधारित ज्ञान का मतलब मैं आपसे कह दूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ये नई दिल्ली तथ्य आधारित ज्ञान होगा, इसमें आपको कोई सृजन प्राप्त नहीं हुआ। निम्नलिखित में से मुख्य व्यक्तिगत विकास का
सिद्धांत कौन सा नहीं है? मुख्य व्यक्तिगत विकास। व्यक्ति का विकास मुख्य रूप से हो रहा है, इसमें व्यक्ति पर्यावरण अंतःक्रिया शामिल है। ये व्यक्ति के मुख्य व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी सततता, विकास की असंबंधित प्रकृति और विकास का समग्र प्रकृति, ये मुख्य व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत है, जबकि ये मुख्य व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत नहीं है। ये तीनों है। वाणी एवं भाषा का विकास न हो पाने का कारण बच्चा बोलना नहीं सीखा। इसका मतलब क्या था कि वो बच्चा जन्म से बहरा है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा तो उसमें भाषा का विकास नहीं होगा, यानी वो बच्चा गूंगा रह जाएगा। इसके लिए है जन्म से बहरा। एक अध्यापक द्वारा श्रवण दोष युक्त बालकों के साथ कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए? पहला, बोलने के अधिक अवसर जी हाँ देने ही चाहिए। दूसरा, स्पष्ट और धीरे धीरे बोलने का निर्देश देना, जी हाँ ये भी देना चाहिए। सामान्य बालकों के साथ उनकी तुलना करना कि वो देखो बहुत तेज बोल रहा है, तुम भी वैसे ही बोलो, ये नहीं हो सकता। विशेष विद्यालय में इनका प्रवेश करवा दे, जी हाँ ठीक है, आजकल विशेष विद्यालय है, उनका प्रवेश होता है जहाँ विकलांग बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सामान्य बालकों से तुलना करना ये अच्छी बात नहीं होगी। अध्यापन प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के आधार पर अध्यापन करता है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है तो भी ठीक है। विषय ज्ञान में दक्ष है, जी हाँ यही अध्यापक की मुख्य विशेषता होती है कि वो अपने विषय ज्ञान में दक्ष है। और अधिक शिक्षण अनुभव रखता है तो भी अध्यापन कोई प्रभावी हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। विषय ज्ञान में दक्षता महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित को अधिगम का फल के रूप में नहीं माना जाता। अवधारणा का निर्माण अधिगम का फल नहीं है। देखिए अधिगम क्या होता है, बच्चे ने कुछ सीखा, उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, ये अधिगम है। जैसे बच्चा आग के नजदीक जाता है, उसका हाथ जला, अब वो दोबारा आग के नजदीक नहीं जाएगा तो उसको क्या हुआ? अधिगम हुआ। अधिगम का फल क्या नहीं हो सकता? अवधारणा नहीं हो सकती। देखिए मैंने एक अवधारणा बना ली कि वो व्यक्ति खराब है, या कह दें कि अफगानिस्तान में वर्तमान में सभी खराब है, ये मैंने एक अवधारणा बना ली। ये किसी अधिगम का फल नहीं है। मैं कोई सीखा और मेरे सीखने से ये कोई हुआ नहीं, मैंने सिर्फ अवधारणा बनाई है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। अधिगम का फल कौशल का विकास हो सकता है, ज्ञान का विकास हो सकता है, परिपक्वता का अभ्युदय इससे होगा। देखो बच्चे में ये व्यवहार परिवर्तन हुआ तो उसमें कौशल का भी विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, परिपक्वता का अभ्युदय होगा। लेकिन अवधारणा बन जाएगी ऐसा नहीं। अवधारणा तो ज्ञान पर आधारित नहीं होती, व्यक्ति द्वारा वैसे ही बनाई जाती है, उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य नहीं होते। निम्नलिखित प्रभावशाली शिक्षण का एक प्रमुख कारक कौन सा है? प्रभावशाली शिक्षण का प्रमुख कारण होता है स्पष्ट और तथ्यातथ्य संप्रेषण। देखो बच्चे तक बात पहुंचनी, बच्चे की बात वापस आप तक पहुंचनी, इसे कहते हैं संप्रेषण। ये स्पष्ट होना चाहिए, तथ्यातथ्य होना चाहिए। ये प्रभावशाली शिक्षण की मुख्य विशेषता है। नियमित कक्षा ठीक ठीक, कक्षा अनुशासन ठीक ठीक, विद्यार्थियों की तैयारी ठीक ठीक, ये भी तीनों प्रभावशाली शिक्षण में शामिल है। लेकिन सबसे मुख्य है स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी होती है? कि शिक्षण प्रक्रिया को कैसे बहुत ज्यादा रुचिकर बनाया जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है और ये टीचर के सामने हमेशा रहेगी। अच्छी मूल्यांकन पद्धति को प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, गृह कार्य देना, कक्षा प्रबंधन को ठीक करना, हाँ ये तीनों है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चिंता हमेशा टीचर को होगी कि शिक्षण प्रक्रिया को कैसे बहुत ज्यादा रुचिकर बनाया जाए। कक्षा में उपेक्षित विद्यार्थियों में मित्रता की भावना के विकास के लिए उनके बैठने की व्यवस्था कैसे की जाएगी? देखिए बच्चों में मित्रता का विकास अपने आप होता है, बिठाने से नहीं होगा।
इसलिए इनके लिए कोई अलग सी व्यवस्था की जाए मित्रता के विकास करने के लिए, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है। मित्रता कोई पास बिठाने से नहीं होगी या कोई बिठाने की विशेष शैली से भी नहीं होगी, ये अपने आप हो जाती है, ईश्वरीय गुण है, तो इसके लिए अलग व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। भले बुरे को पहचानने हेतु आप छात्रों को क्या करोगे? दोनों के अधिकाधिक उदाहरण देंगे, ठीक ठीक बात होगी। दोनों के लाभ बताएंगे, ठीक होगी। समय समय पर भाषण और गोष्ठियां आयोजित कराओगे तो भी ठीक ठीक होगी। इनको पहचानने हेतु पर्याप्त उनको अभ्यास करवाते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, ताकि बच्चा अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको पहचान सके। इसके लिए उनको पर्याप्त अभ्यास करवाया जाना चाहिए। यदि कोई छात्र आपका कहना नहीं मानता है, कोई एक दो छात्र, तो आप क्या करोगे? इसका जी हाँ कारण जानोगे और उसको उचित परामर्श दोगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें शारीरिक दंड दोगे, दंड देने से हो सकता है फिर भी वो कहना न माने। आर्थिक दंड देने से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसे यूं ही छोड़ दिया, फिर आप शिक्षक कहलाने के योग्य ही नहीं है, आप सिखाने के लिए है। यदि कोई छात्र आपसे सिफारिश करवाना चाहता है तो आप क्या करोगे? कि मेरे नंबर बढ़ा दो या किसी प्रकार की अन्य सिफारिश हो, तो उसके कार्य की प्रवृत्ति देखकर उसकी योग्यता अनुसार सहायता करेंगे। देखो जितने उसको नंबर आ रहे हैं आप उतने ही नंबर उसको दिलाओ, या उसने दूसरी कोई किसी प्रकार की वो सिफारिश चाहता है तो वो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करोगे। यही एक टीचर की पहचान है। उसको कम नंबर देगे क्योंकि उसने सिफारिश की, तो फिर तो ये बदला लेने वाली भावना हो गई जो टीचर में नहीं होनी चाहिए। सबके सामने लज्जित करोगे, ये टीचर का कर्तव्य नहीं है। ध्यान नहीं दोगे, ये भी ठीक ठीक है, लेकिन यदि आपसे वो सिफारिश करवाता है तो फिर भी आपको उसकी जैसा कार्य है उसकी योग्यता अनुसार उसका सहयोग करो। अपने से बड़ों का आदर करने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? देखो स्वयं उदाहरण बनो। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, स्वयं अपने से बड़ों का आदर करना सीखो और फिर यही बात बच्चों को सिखाओ। तो बच्चे अनुसरण करते हैं हमेशा अध्यापक का, तो जरूरी है कि शिक्षकों को अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। बाकी वाली बातें भी ठीक ठीक है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके दृष्टिकोण में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा दोष अधिक पीड़ादायक है? देखो व्यवसायिक निष्ठा की कमी हो, ठीक है, बच्चों में व्यवसायिक निष्ठा नहीं होगी जो कि अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन दूसरा, यदि जीवन मूल्यों का विकास नहीं होता है तब आपके पास चाहे व्यवसायिक शिक्षा हो, चाहे आपकी क्षमता हो, चाहे पाठ्यक्रम रुचि हो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। व्यक्ति के यदि जीवन मूल्य गिर गए तो फिर आपकी शिक्षा, आपका पैसा, आपका सब कुछ किसी काम का नहीं है। इसलिए वर्तमान शिक्षा में यदि ये दोष आ गया तो सबसे पीड़ादायक दोष होगा। जीवन मूल्य मतलब ईमानदारी, बड़ों की सेवा, देश के लिए सेवा, नैतिकता, ये गुण जरूरी है। शिक्षकों को अपने कार्य में निपुण होने के लिए छात्रों को अपना मित्र बनाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। अपने विषय से संबंधित नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जी हाँ, इससे आप अपने कार्य में निपुण होंगे। छात्रों को नोट्स दे देना चाहिए, कोई मतलब नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। इसलिए नवीन पुस्तकों का अध्ययन सबसे सही ऑप्शन है। पुस्तकालय की पुस्तक फट जाने पर आप छात्र से क्या करेंगे? आर्थिक दंड देंगे। अगर आप पहली बार में ऐसा कर रहे हैं तो आर्थिक दंड दे, अच्छी बात नहीं है। उसे बाजार से वैसे ही नई पुस्तक लाने को कहेंगे, ये भी ठीक बात नहीं है। उसको पुस्तक को सही करके लाने को कहोगे और भविष्य में इस बात का ध्यान रखने के लिए कहोगे कि आप भविष्य में इस प्रकार से किताबों को न फाड़ें। ये सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। भविष्य में उसको कोई बुक ही नहीं देंगे, फिर आपने पुस्तकालय खोला ही क्यों है? शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो आप इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? थोड़ा सवाल ये मिस टाइप हो गया। छात्रों को, अभिभावकों को, पाठ्य पुस्तकों को, ये देखो थोड़ा थोड़ा तो सभी जिम्मेदार है, लेकिन सभी को मिलाकर आप क्या कहोगे? संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। निम्नलिखित गुण समूह में से कौन सा गण समूह
शिक्षा के लिए आवश्यक है। देखो, आक्रोश गुण नहीं दोष है। इसी प्रकार यहां देखिए, ईर्ष्या गुण नहीं दोष है। ये दो तो दोष हो गए, तो दोष तो होना ही नहीं चाहिए। अगला है क्षमा और सहयोग। ये टीचर में हो तो ठीक है, न हो तो भी चलेगा, लेकिन टीचर में संयम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अच्छी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने वाला होना चाहिए। ये एक टीचर के गुण होते हैं। आप अध्यापन व्यवसाय करना चाहते हैं क्योंकि आपके परिवार के लोग शिक्षक हैं, जरूरी नहीं है कि परिवार के लोग शिक्षक हो तो आप भी शिक्षक बने। आपको शिक्षक का कार्य पसंद है, इसलिए आप बनना चाहते हैं। जी हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण है। चारों ओर बेरोजगारी है, ठीक है। दूसरा, कोई अच्छा व्यवसाय नहीं मिल रहा है, ये भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षक वही बने जिसको शिक्षक का कार्य पसंद है। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रश्न उठाए जाए तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखो, अध्यापक कक्षा में आया ही इसलिए है कि विद्यार्थी उसको सवाल पूछे, वो उनका जवाब दे, बच्चों को संतुष्ट करे। यही टीचर का कर्तव्य है। यदि बच्चों ने कक्षा में सवाल पूछे हैं तो उनको प्रोत्साहित करें कि और अधिक आप सवाल पूछे। यदि आपके पास सवाल है तो आप मुझसे जरूर पूछें। बाकी वाले सभी गलत ऑप्शन है। छात्रों में अध्ययन रुचि बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना चाहिए? अध्ययन रुचि आप बढ़ाना चाहते हैं तो माता पिता के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना कोई मतलब भी नहीं है। शिक्षण की गुणवत्ता, जी हाँ, यदि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, तो अध्ययन में रुचि अपने आप बढ़ेगी। दूसरा, शिक्षण कक्षा का आकर्षण, यानी कक्षा बहुत सजी हुई हो, अच्छी तरह से टेबल कुर्सियां लगी हुई हो, लेकिन वैसी कक्षा में कौन जाके बैठेगा जहाँ टीचर ही नहीं आ रहा हो लेकिन कुर्सियां टेबलें अच्छी लगी हो। विद्यालय का वातावरण अच्छा हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो शिक्षण अच्छा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना क्या है? देखो, ये मोस्ट सवाल है। सीखने का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। देखिए, बच्चा आग के नजदीक गया, उसका हाथ जला, अब वो आग के वापस कभी नजदीक नहीं जाएगा। उसके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन। अब वो आग देखकर आग की ओर नहीं दौड़ेगा। मनोवैज्ञानिक रूप से इसी को क्या कहते हैं? सीखना। अधिकतर विद्यार्थी उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं। जी हाँ, हमेशा वही शिक्षक स्टूडेंट का हीरो होता है जो अपने विषय का ज्ञाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सवाल बार बार घुमा के ऐसे पूछा जाता है। टीचर का वही जो स्टूडेंट आदर करते हैं, उसी टीचर का करते हैं जो अपने विषय का ज्ञाता हो।